नमस्कार दोस्तों, आयान के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। मूल अधिकार पढ़ रहे हैं हम आरएस के लिए, आरएस प्री के लिए हम मूल अधिकार पढ़ रहे हैं। एक लेक्चर हो चुका है, छोटी सी क्लास है, 1 आधे घंटे की क्लास आप पढ़ चुके हैं। मूल अधिकार क्या होते हैं उसके सब के बारे में एक बेसिक जानकारी हमने यहाँ पर पढ़ ली है। तो स्टार्ट करते हैं मूल अधिकारों को पढ़ना। पहला प्रकार हमारा है समता का अधिकार। क्या है पहला प्रकार मूल अधिकार के संबंध में? क्षमता का अधिकार। हमने जो प्रकार पढ़े थे ना, उसमें पहला प्रकार क्या है? 6 प्रकार के मूल अधिकार आपको है, 6 मूल अधिकार आप कह सकते हैं। तो पहला प्रकार कौन सा है? समता के अधिकार, समानता का अधिकार कह सकते हो, इसे आप क्षमता का अधिकार कह सकते हो। ठीक है, इसमें आपको कितने करने हैं? ये आपके अनुच्छेद 14 से 18 तक है। अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक आप कह सकते हो हमें समता का अधिकार या समानता का मूल अधिकार मिला हुआ है। अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 तक आप कह सकते हो कि हमें क्षमता का या कह सकते हो कि समानता का मूल अधिकार मिला हुआ है, लिखा हुआ है। कल हमने पहले वाली क्लास में ये सब लिखा था। अब एक एक करके पढ़ते हैं। अनुच्छेद 14 में क्या कहता है, अनुच्छेद 15 में क्या कहेगा, अनुच्छेद 16 क्या कहेगा, अनुच्छेद 17 क्या कहेगा, अनुच्छेद 18 क्या कहेगा। एग्जाम में इनसे भी पूछा जा सकता है। पहला ब्लॉक तो यहाँ से बनेगा कि बताओ कि अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक किस प्रकार का मूल अधिकार है, अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक किस वर्ग के मूल अधिकार है, किस प्रकार के मूल अधिकार है। तो आप कहोगे समानता के मूल अधिकार है या फिर क्षमता के मूल अधिकार मिले हुए। फिर पूछेगा अनुच्छेद 14 में किस प्रकार के मूल अधिकार मिले हुए। फिर पूछ सकता है कि अनुच्छेद 15 में किस प्रकार के मूल अधिकार मिले हुए हैं। कह सकता है कि अनुच्छेद 16 में किस तरह के मूल अधिकार मिले हुए हैं, अनुच्छेद 17 में किस तरीके के मूल अधिकार है, और अनुच्छेद 18 मूल अधिकारों के संबंध में क्या बात करता है। ये सारे के सारे क्या है? ये आपको समानता दिलाने वाले मूल अधिकार है। ठीक है, तो पहला अनुच्छेद 14 का हम शुरू करते हैं, आर्टिकल 14 का। मूल अधिकारों के आपको एक एक आर्टिकल भी याद करने, कौन से मूल अधिकार में कौन सा आर्टिकल है, ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। तो अनुच्छेद 14 पर हम सबसे पहले बात करेंगे। इस आर्टिकल का क्या हेडिंग लिखेंगे आप? विधि के समक्ष क्षमता और विधियों का समान संरक्षण। क्या लिखेंगे? विधि के समक्ष, ये स है ना, विधि के समक्ष क्षमता, क्षमता मतलब बराबरी, और विधियों का समान संरक्षण, और विधियों का समान संरक्षण। ये अनुच्छेद 14 क्या कहता है? विधि के समक्ष क्षमता और विधियों का समान संरक्षण। मोटे मोटे तौर पर याद रखो कि बराबरी का अधिकार, बिना भेदभाव के सभी को बराबरी का अधिकार। लेकिन इतना आसान होता तो एग्जाम में आपको परेशान क्यों करता, आपसे गलतियां क्यों होती, है ना। समझना बहुत आसान है, लेकिन थोड़ी सी उसकी लैंग्वेज को पकड़ना है। हमें एग्जाम के लिए बात कर रहे हैं हम। अगर मैं आपसे इस आर्टिकल 14 की एक लाइन में बात करूं तो ये भाई, ये आर्टिकल क्या कहता है कि पूरे देश में हम सभी लोग क्या है, बराबर है। कोई ऊंचा कोई नीचा नहीं है, कोई छोटा बड़ा नहीं है, हम सब के सब कानून की नज़र में हम सब के सब कैसे हैं, बराबर है। लेकिन यहाँ पर हमको थोड़ा सा टेक्निकली चलना है। ठीक है, यहाँ देखो 2 सेंटेंस बन रहे हैं, 2 वाक्य बन रहे हैं आपके सामने। एक तो बन रहा है विधि के समक्ष क्षमता, और दूसरा बन रहा है विधियों का समान संरक्षण। आपको इन दोनों के अलग अलग मतलब समझने हैं। यहाँ इस अनुच्छेद 14 में हम जो हेडिंग लगा रहे हैं, विधि के समक्ष क्षमता और विधियों का समान संरक्षण, इस आर्टिकल में क्या किया गया है? भारत के राज्य क्षेत्र में, मतलब पूरे भारत में किसी भी व्यक्ति को विधि के समक्ष क्षमता या और विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं किया जाएगा। मतलब सिंपल सी बात, आप क्या कहोगे? विधि के समक्ष सभी क्या होंगे? समता मतलब बराबर होंगे, और सभी को विधियों का समान संरक्षण मिलेगा। फिर वो चाहे व्यक्ति हो चाहे विदेशी, व्यक्ति और विदेशी सभी के लिए है।
व्यक्ति यानी कि नागरिक और विदेशी दोनों, नागरिक और विदेशी नागरिक दोनों, यानी ये जो मूल अधिकार है ये सभी व्यक्तियों के लिए, मतलब इसमें आपको ये मूल अधिकार देते हुए ये नहीं सोचना है कि ये हमारे नागरिक है कि नहीं है। ये कोई अमेरिका का व्यक्ति भारत आया हुआ है ना, वो भी अनुच्छेद 14 के तहत कह सकता है कि मुझे आपके देश में समान तरीके से समानता के विधि के समक्ष समता का मुझे अधिकार है। याद रखेंगे अनुच्छेद मैं बाद में एक लिस्ट बनाऊंगा आपको कि कौन कौन से मूल अधिकार केवल नागरिकों के लिए हैं और कौन से नागरिकों और बाकी दूसरे लोगों के लिए, विदेशी व्यक्तियों के लिए भी है। लेकिन फिलहाल इसको याद रखिए, अनुच्छेद 14 जो है वो क्या है, अनुच्छेद 14 जो है वो दोनों प्रकार के नागरिकों के लिए भी है और बाहर के कोई विदेशी व्यक्ति भारत घूमने आया है उसे भी आप अनुच्छेद 14 के तहत एक तरीके विधि के समक्ष क्षमता और विधियों के समान संरक्षण का अधिकार जरूर देंगे। बात का मतलब देसी भाषा में तो आप समझ ही गए, बात का मतलब देसी भाषा में तो आप समझ ही गए कि सभी को बराबरी का अधिकार है। लेकिन ध्यान रखो, दो सेंटेंस यहाँ पर बनेंगे। एक तो क्या बन रहा है, विधि के समक्ष क्षमता, क्या बन रहा है, विधि के समक्ष क्षमता। इस बात का क्या मतलब है सर, पूछ लेगा एग्जाम वाला, पूछता है इस तरह का। अनुच्छेद 14 के अनुसार विधि के समक्ष क्षमता के निहितार्थ है, ए बै सदे चार लिखेगा इस तरीके से, है ना। फिर आ जाते हैं ए और बी दोनों, ओनली ए, ओनली बी, सी और ए, ऐसे ऐसे पूछता है। तो वहाँ हमको समझना है कि कौन सा हमको भरना है। तो विधि के समक्ष क्षमता का जो विचार है ना, ये ब्रिटिश मूल का विचार है, ब्रिटिश मूल का विचार है। मतलब हमने ब्रिटेन से लिया है, सिंपल सी बात है। किताबी भाषा में क्या है, ब्रिटिश मूल का विचार है। हमने कहाँ से लिया है इसको, विधि के समक्ष क्षमता का विचार कहाँ से लिया गया है, ब्रिटेन से लिया गया है। ब्रिटेन के संविधान में ये वाला समानता के नाम पर काम में आता है। इसका मतलब क्या होता है, विधि की नज़र में सभी बराबर या सभी समान है। एक तो मतलब इसका ये हो सकता है, क्या हो सकता है, विधि की नज़र में क्या है, विधि की नज़र में क्या है, सभी बराबर है। किसी भी व्यक्ति के पक्ष में विशेषाधिकारों की अनुपस्थिति, मतलब कोई खास नहीं है, कानून की नज़र में कोई खास नहीं है, सारे के सारे कैसे हैं, बराबर है। तो कह सकते हैं कि विधि की नज़र में किसी के भी पक्ष में विशिष्ट विशेषाधिकारों की अनुपत्ति, किसी के पक्ष में, लिखो इन चीज़ों को, किसी के पक्ष में विशेषाधिकारों की अनुपस्थिति, मतलब विशेषाधिकार नहीं होंगे किसी को भी, कोई खास नहीं है कानून का, किसी को फ़ायदा नहीं हो सकता, सभी कानून की नज़र में कैसा है, बराबर है। ठीक है, कोई ऊंच नीच अमीर गरीब नहीं, कोई ऊंच नीच अमीर गरीब की भावना नहीं, सभी के सभी बराबर होंगे। ये कहता है कौन सा, विधि के समक्ष क्षमता का विचार। विधि के समक्ष क्षमता का मतलब क्या है, कानून की नज़र में, साधारण विधि के यानी कोर्ट की नज़र में, न्यायालय के तहत सभी के लिए समान व्यवहार, इसे भी आप लिख सकते हो। न्यायालय के तहत सभी के लिए समान व्यवहार, सभी के लिए कैसा व्यवहार, समान व्यवहार, सभी के लिए समान व्यवहार हमें करना है। ये कौन कहता है, विधि के समक्ष क्षमता का अधिकार। बात समझ में आई। तो कहाँ से लिया गया है, पूछ लेगा, ब्रिटेन से। मूल अधिकारों में विधि के समक्ष क्षमता का, आदर्श क्षमता का सिद्धांत निम्नलिखित में से कहाँ से लिया गया है, तो आप कहेंगे ब्रिटेन से लिया गया है। इसका मतलब क्या होता है, विधि के नज़र में, विधि के समक्ष, विधि के सामने सभी बराबर है। किसी भी कोर्ट में आप कितने पैसे वाले हो, आपको जाना पड़ेगा, वो आपके लिए भी वही कानून लागू होगा। अगर आप
ट्रैफिक सिग्नल तोड़ते हैं तो आप चाहे पैसे वाले हैं चाहे गरीब हैं, आपको देना पड़ेगा। भ्रष्टाचार होता है वो अलग चीज़ है, लेकिन कानून की नज़र में आप कैसे हो, आप सभी बराबर। एक अगला एक और पद जोड़ा गया था, उसका नाम क्या है, विधियों का समान संरक्षण। इसको समझो, क्या लिखा गया, विधियों का समान संरक्षण। अब बात को समझेंगे, आपके दिमाग में एक सवाल आएगा भी, क्लिक कर रहा होगा कि ऐसा है तो फिर ऐसा क्यों, ऐसा है तो फिर ऐसा क्यों। उसका जवाब अब आपको मिलने वाला। विधियों का समान संरक्षण का जो सिद्धांत है ना, हमने कहाँ से लिया, अमेरिका से लिया। ये हमने कहाँ से लिया, ये हमने अमेरिका से लिया। विधि के समक्ष क्षमता का सिद्धांत हमने कहाँ से ले रखा था, ब्रिटेन से ले रखा था। विधियों के समान संरक्षण का सिद्धांत हमने कहाँ से लिया, ये हमने अमेरिका से लिया। इसका मतलब क्या होता है, समान के साथ समान व्यवहार, समान के साथ समान व्यवहार। इसका एक ही अर्थ समझो आप, जो जैसा है ना उसको उसी के हिसाब से व्यवहार करना, उसके साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए। विधियों का समान संरक्षण मतलब कानून समान लोगों के साथ समान व्यवहार करेगा। ठीक है, जैसे एक बात समझो, आप और आपका छोटा भाई, जब हम जब बचपन में थे तो ऐसे सवाल हम उठाते थे, पिताजी जो बड़ा भाई है ना उसको तो डांटते थे, छोटे वाले को कम डांटते थे। ठीक है, कहीं मेले में जा रहे हैं तो छोटे वाले भाई को हमसे ज़्यादा खिलौने दिला देते थे, कभी कभी हमको कुछ नहीं दिलाते थे। ऐसा आपने ना देखा है बचपन में कभी ना कभी, इस भेदभाव के आप शिकार हुए हैं बचपन में। तो आपका सवाल होता था कि हम दोनों फिर भाई, हम दोनों बराबर है, दोनों आपके बेटे हैं, है ना, फिर हमारे साथ ये भेदभाव क्यों। तो पिताजी बोलते थे, पेरेंट्स बोलते थे कि ये तुमसे छोटा है, ये तुम्हारे बराबर नहीं है, तो आपके बीच भेदभाव हुआ। लेकिन वो भेदभाव वो क्या है, वो है विधियों का समान संरक्षण। मतलब कि समान के साथ, जो आपके साथ समान नहीं है, जो आपके बराबरी का नहीं है, उसके आप कैसे कह सकते हैं कि आपको और उसको बराबर माना जाए। समझे बात को, यानी कि जो जिस वर्ग में है समान के बीच समान व्यवहार जरूरी है। बकरी और घोड़े को आप एक थोड़ी मान सकते हैं, बकरियों के लिए आपको अलग जगह रखनी पड़ेगी, घोड़े के लिए आपको अलग प्रावधान करने पड़ेंगे। उनको आप एक कैसे मान सकते हो, फिर आप तो कहोगे दोनों पशु है, दोनों को एक ही तरीके से ट्रीट करो, नहीं कर सकते। समझे बात को, इसीलिए कहते हैं कि समान के साथ समान व्यवहार। इसको प्रैक्टिकली रूप से लाओ, हमारे समाज में महिलाएं हैं और पुरुष हैं। आप तो कह दो कि सभी मनुष्यों को एक ही तरीके से समान, बिल्कुल विधि के समक्ष क्षमता, तो वो हमने ले रखा है। हमने मोटे मोटे तौर पर तो कह रखा है कि विधि के समक्ष क्षमता का अधिकार है, पूरे मनुष्य कैसे होंगे, पूरे व्यक्ति कैसे होंगे, वो है बराबर है सबके सब। लेकिन आगे हमने कह दिया विधियों का समान संरक्षण, इसका मतलब है समान के साथ समान व्यवहार। सभी महिलाओं के साथ समान व्यवहार करो, लेकिन महिलाओं और पुरुषों के बीच में व्यवहार में अंतर हमें करना पड़ सकता है। रोडवेज में महिलाओं के लिए सीट कैसी होती है, आरक्षित होती है। पंचायत चुनाव में महिलाओं के लिए पद आरक्षित होते हैं। तब आप कह सकते हो बिल्कुल ये तो कानून की समक्ष क्षमता कहाँ से हो गई, है ना। महिलाओं को टैक्स में कई बार छूट मिलती है, तब भी आप कह दोगे फिर आप तो भेदभाव कर रहे हो, आपका ये वाला मूल अधिकार तो खारिज हो रहा है। लेकिन इसी मूल अधिकार में आगे बात लिख दी, विधियों का समान संरक्षण, मतलब कि जो चीज़ समान नहीं है उनके बीच भेदभाव किया जा सकता है। अनुसूचित जाति और जनरल क्लास, ठीक है, जो समाज में उच्च जातियां हैं उनसे और अनुसूचित जाति और जनजातियों में अंतर है, उनके सामाजिक जीवन में अंतर है, उनके अवसरों में अंतर है, उनके जो आर्थिक संसाधन है उनमें अंतर है। तो एससी और एसटीज के लिए हमने अलग प्रावधान किए ना, उनको रिजर्वेशन दिया गया ताकि वो भी समान हो जाए। तो बात समझ में आई, समान के साथ समान व्यवहार। अगर कुछ दिक्कत लगे तो मुझे कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि ऐसे में अगर बोलता ही जाऊंगा आपको मुझे पता नहीं समझ आया कि नहीं है। तो अगर समझ में आया तो अच्छी बात है, अगर फिर भी यहाँ से कुछ कन्फ्यूजन है तो कमेंट करके बताएं, मैं फिर से समझाने का प्रयास करूँगा। समान के साथ समान व्यवहार हुआ, इस बात को याद रखिएगा। ये क्या है, ये विधियों के समक्ष क्षमता का, विधियों के समान संरक्षण का मतलब हुआ। ठीक है, ये जो है ना, इसकी प्रकृति कैसी है, इसकी सकारात्मक प्रकृति है।
इसकी प्रकृति कैसी है, ध्यान रखिएगा। रट्टा मार के रख लो, अगर कहीं मान लो तुम्हें लगे कि भूल सकता हूँ तो याद कर लो अच्छे से। मेरा रट्टा मारने का मतलब ये नहीं कि आप तोते की तरह रटो। मेरा रट्टा मारने का मतलब, मैं जो कहता हूँ रट्टा मारो, उसका मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको फिट कर लो, वो आएगा एग्जाम में। इस विधियों के समान संरक्षण वाले सिद्धांत की प्रकृति कैसी है, सकारात्मक है। सकारात्मक का मतलब क्या है, ये सरकार को कहता है, ये वाला मूल अधिकार हमारी सरकारों से, चाहे वो राज्य की सरकार हो चाहे केंद्र की हो, ये हमारी सरकारों से कहता है कि इनके लिए कुछ प्रावधान कीजिए। ये वाला मूल अधिकार कहता है कि महिलाओं के लिए आप कुछ विशेष, महिलाएं एक कैटेगरी बन गई, उसके लिए आप कुछ प्रावधान कीजिए। अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जनजाति, इनके लिए भी आप कुछ प्रावधान करिए। इनके, ये समान ग्रुप के लोग हैं, इनके साथ कुछ ठीक करिए, इनके लिए प्रावधान करिए। तो ये सरकार को कुछ प्रावधान करने की बात करता है, ठीक है। तो सकारात्मक इसको माना गया है। दूसरी ओर जो विधि के समक्ष क्षमता वाला सिद्धांत है ना, उसे नेगेटिव बनाया गया, उसे नकारात्मक प्रकृति का कहा गया। याद रखिएगा, सवाल उठ करके आ जाएगा, नकारात्मक ये कैसा है, नेगेटिव है, नकारात्मक संदर्भ में है, और ये कैसे हैं, सकारात्मक संदर्भ में काम में आता है। क्लियर बात, समझे। चलिए, इसके बाद इसी के आधार पर हमारा आरक्षण बना हुआ है। अगर विधियों का समान संरक्षण नहीं लिखा होता ना, तो कोई भी एरा गेरा उठ करके हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जाके बोल देता कि आप तो इस समता वाले, इस मूल अधिकार का उल्लंघन कर रहे हो। इसके इस आरएस के पेपर में भी आरक्षण मिलेगा, SC ST OBC EWS है ना, महिलाओं को सबको आरक्षण मिलेगा। तो ये आरक्षण का बचाव कौन करता है, ये वाला मूल अधिकार करता है। आरक्षण बना हुआ है, आरक्षण को अगर कोई सिरफिरा उठ के जाए, बोले कि विधि के समक्ष क्षमता है, फिर ये भेदभाव क्यों, किसी के 5 नंबर कम आ रहे हैं मेरे से, फिर भी उसका सिलेक्शन हो सकता है, ऐसा हो सकता है ना, कोई लड़का जाके बोल दे, तो उसका बचाव कौन करेगा, ये विधियों का समान संरक्षण। फिर उसमें हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट कहेगा कि भाई साहब, आपकी सामाजिक स्थिति में अंतर है, अपने समाज को बदलिए, कई साल बाद में आना, जब समाज बराबर हो जाए ना, तब जाकर समानता की बात करिएगा। अभी समाज बराबर नहीं है, तो बराबर वाले के साथ बराबर का व्यवहार किया जाएगा। अनुसूचित जाति के अंदर भेदभाव हो रहा है क्या, नहीं है ना। अनुसूचित जाति की दो जातियों के बीच कोई भेदभाव है क्या, क्या रेगर और मेघवाल के बीच कोई भेदभाव है, क्या मेघवाल और बावरी के बीच भेदभाव है, सरकार की नज़र में नहीं है ना। लोग करते हैं वो अलग चीज़ है, हमारी जटिलताएं हैं हमारी जातियों के अंदर, वो अलग चीज़ है, लेकिन सरकार तो नहीं करती ना। सरकार जनरल की 2 जातियों के बीच कोई भेदभाव करती है, नहीं करती। सरकार OBC की 2 जातियों के बीच भेदभाव करती है, नहीं करती। इसका मतलब क्या है, समान के समान। यहाँ OBC एक समान वर्ग बन गया, इसके अंदर जितने भी लोग हैं उनके साथ कैसा व्यवहार किया जाएगा, समान व्यवहार किया जाएगा। SC का एक वर्ग बन गया, इसके अंदर जो भी जातियाँ हैं, जो भी व्यक्ति है, उन सब के साथ समान व्यवहार किया जाएगा। तो ये है हमारा विधियों का समान संरक्षण। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब विधि के समक्ष क्षमता और विधियों के समान संरक्षण, इसके कुछ अपवाद भी हो सकते हैं। अपवाद आपको हर मूल अधिकार के मिलेंगे, अपवाद आपको हर जगह मिलेंगे। तो इस अनुच्छेद 14 के कोई अपवाद है क्या, बिल्कुल अपवाद है। अनुच्छेद 14 का कोई अपवाद है, हाँ, अनुच्छेद 14 का अपवाद है, हमारे राष्ट्रपति जी अपवाद है। राष्ट्रपति पर आप केस नहीं कर सकते। अभी तो मैं पहले 10 मिनट पहले तो कह रहा था कि भारत में न्यायालय की नज़र में सभी लोग बराबर है, लेकिन राष्ट्रपति को थोड़ी सी इम्यूनिटीज है, राष्ट्रपति को थोड़ी सी पावर है कि उनके उसके कार्यकाल में उस पर कोई केस नहीं किया जा सकता, उस पर कोई केस नहीं किया जा सकता। ऐसा राष्ट्रपति को क्या है, एक मूल अधिकार मिला हुआ है। राज्यपाल के पास भी है, राज्यपाल पर भी आप उसके पद पर रहते हुए उसको आप उसके खिलाफ कोई वाद शुरू नहीं कर सकते, चाहे उसने गलती की है या नहीं की, है ना। इनके पास होता है, आपको लिखने की जरूरत नहीं है, ये वाला सिर्फ दिमाग में रखना कि राज्यपाल और राष्ट्रपति क्या है, उनके पास अपवाद होता है। आपने अगर, आप कोई पत्रकार हो, आपने अगर संसद की या विधानसभा की कार्यवाही का प्रसारण कर दिया, बिल्कुल सच्ची कार्यवाही का, तब भी आप पर कोई केस नहीं हो सकता। अगर आप MLA हो, MP हो, आपने विधानसभा में या संसद में कुछ कह दिया, कुछ बोल दिया, किसी दूसरे सदस्य को कुछ बोल दिया, तो आप पर वो केस नहीं कर सकता, मानहानि के मुकदमे वगैरह नहीं लगा सकता। लेकिन बाहर कहें तो लगा सकता है। आप मुझे अगर कुछ कह दो उल्टा सीधा, या मैं आपको कुछ कह दूं, तो निश्चित तौर पर आप कल को कोर्ट में जाकर के मेरे खिलाफ मुकदमा कर दोगे कि फलां फलां सर ने ऐसा कह दिया, है ना। ये हम इंडिविजुअल की बात है। लेकिन मैं अगर MLA हूँ या आप MLA हो और आप विधानसभा के भीतर किसी दूसरे सदस्य के प्रति कुछ कहो, तो उसकी कोई कानूनी कार्यवाही आपके खिलाफ नहीं हो सकती, क्योंकि उसे ऐसी छूट मिली हुई है। तो अपवाद है ना, ये अपवाद है, ये हमारे उस मूल अधिकार के अपवाद है।
क्लियर, ये बातें आप याद रखोगे। आगे बढ़ते हैं। अगला मूल अधिकार है कुछ आधारों पर विभेद का प्रतिषेध। अनुच्छेद 35 पर हम बात करें, 35 क्या, अनुच्छेद 15 पर बात करेंगे। अनुच्छेद 15, कुछ आधारों पर विभेद का प्रतिषेध। प्रतिषेध का मतलब है मनाही। कुछ आधारों पर, या इसको यूं लिखो आप, सीधा ही लिख लो आप, इसे सीधा ही लिख लो। राज्य किसी नागरिक के साथ, राज्य का मतलब सरकार, राज्य का मतलब क्या है, सरकार। लिखो किसी नागरिक के साथ। अब देखो यहाँ व्यक्ति नहीं लिखा हुआ, अगर व्यक्ति लिखा होता तो फिर कोई भी हो सकता है, लेकिन क्या लिखा है, नागरिक लिखा है, तो मतलब नागरिक ही है, वो दूसरे देश का व्यक्ति अनुच्छेद 15 का उपयोग नहीं करेगा, लेकिन 14 का उपयोग तो कर सकता है ना। ठीक है। राज्य किसी नागरिक के साथ, नागरिक के प्रति केवल और केवल, इसको थोड़ा ध्यान रख लो, इसको सब शब्द को, केवल और केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर, धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद या भेदभाव नहीं करेगा। आधार पर विभेद, विभेद का मतलब क्या होता है, भेदभाव, भेदभाव नहीं करेगा। क्लियर बात, इसको अच्छे से कॉपी में लिख लीजिए गोल्डन वर्ड्स में। राज्य किसी भी नागरिक के प्रति केवल और केवल, ध्यान रखना ये जो मैं अंडरलाइन किया ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। हालांकि संविधान केवल एक ही शब्द का इस्तेमाल करता है केवल में, कि मैंने 2 केवल लिख दिए ताकि आप इस पर जोर दे दें, ठीक है। और ये विभेद शब्द लिखा ना, इस पर जोर दिया है। राज्य किसी नागरिक के प्रति केवल और केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। मतलब कहने का क्या है, एग्जाम्पल प्रैक्टिकल समझ लो। राज्य ये नहीं कहेगा कि फला फला धर्म के लोग नौकरी लगेंगे, ये नहीं कर सकता राज्य। जैसे आपने आरएस का पेपर दिया ना, तो हमारी सरकार जब नोटिफिकेशन निकालती है तो ये नहीं कह सकती कि इसमें ईसाई धर्म के लोग फॉर्म नहीं भरेंगे, ऐसा नहीं कह सकती। ऐसा भी नहीं कहेगा कि इसमें बौद्ध धर्म वाले लोग फॉर्म मत भरना। धर्म के आधार पर, केवल और केवल धर्म के आधार पर मना नहीं कर सकती। मूल वंश के आधार पर मना नहीं कर सकती। ऐसा नहीं कह सकती कि जो मेवाड़ के राजाओं के वंशज है ना, वो आरएस में के पेपर में फॉर्म मत भरना, ऐसा नहीं कर सकती। ये भी नहीं कह सकती कि फला कोई एक जाति के लोग ये फार्म नहीं भर सकते, ऐसा नहीं कह सकती। ये भी नहीं कह सकती कि महिलाएं फार्म, लिंग 2 ही होते हैं ना, पुरुष और महिला, तो ऐसा भी नहीं कह सकती कि केवल महिलाएं फॉर्म नहीं भरेगी, ऐसा भी नहीं कह सकते। जन्म स्थान के आधार पर भी मना नहीं कर सकती। सरकार ये नहीं कहेगी कि जिनका पश्चिमी राजस्थान में जन्म हुआ है वो आरएस का पेपर नहीं दे सकते, नहीं कर सकती। समझे बात को। यानी कि इन 5 आधारों पर, 1, 2, 3, 4 और 5, इनको आधार बना करके किसी के भी साथ, किसी भी नागरिक के साथ राज्य किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगा। और वो आधार है ना, केवल और केवल यही होना चाहिए, दूसरा आधार नहीं होना चाहिए। ऐसे तो कोई लड़का नकल कर रहा है और पकड़ा गया और वो किसी जाति का, और बोले कि देखो मुझे इस जाति का होने के कारण मुझे परीक्षा से वंचित कर दिया, तो सरकार बोलेगी भाई रुक जा, ऐसा नहीं है, तेरा कारण जो है ना धर्म नहीं है, तेरी जाति नहीं है, तेरा कारण क्या है, तू एग्जाम में नकल कर रहा था इसलिए तुम्हारा कारण है। समझे बात को। या फिर यूँ कह दो कि किसी की हाइट कम हो, किसी जाति की हाइट कम है, कोई ऐसी जाति हो जाती है जिसमें हाइट कम हो उनकी, तो फिर उस जाति के लगभग बच्चों को आप उसमें उनको योग्य नहीं मानो, तो वो ये नहीं कह सकते कि हम इस जाति के हैं इस कारण हमको नहीं, उनका एक दूसरा कारण है, उस दूसरे कारण की वजह से हो सकता है, लेकिन केवल और केवल उनका ये आधार नहीं हो सकते। इस बात को आप
भली भांति समझे होंगे। राज्य किसी नागरिक के प्रति केवल और केवल इन आधारों पर भेदभाव नहीं करेगा। बात को समझे? चलिए, प्रतिषेध करता है मतलब मना करता है, प्रतिषेध का मतलब रोकता है, ये राज्य को रोकता है। अब कुछ अपवाद भी है इसके अपवाद भी हैं, लिख लो अपवाद, साथ साथ में अपवाद भी लिखो। अनुच्छेद 15 के अपवाद 15 में लिखने होते हैं, 15(1), 15(2) ऐसा करके लिखा होगा, ठीक है। 15 के अपवाद, अनुच्छेद 15 समझ में आया। राज्य इन 5 आधारों पर, कौन कौन से 5 आधार आपने अभी देखें? धर्म हो गया, मूल वंश हो गया, यानी किस वंश में जन्म लिया है, जाति हो गई, आपका लिंग हो गया, पुरुष हो या महिला हो, या आपका जन्म स्थान हो गया, किस गांव में, किस जिले में, किस इलाके में, किस क्षेत्र में आपने जन्म लिया, उसके आधार पर, इन 5 आधारों में से किसी एक आधार पर आपको केवल और केवल उस आधार पर आपके साथ भेदभाव नहीं कर सकते, आपके साथ भेदभाव नहीं कर सकते, आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकते। भेदभाव से क्या होता है? नेगेटिव होता है, वो नेगेटिविटी आपके साथ नहीं कर सकते, इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। थोड़ा और पढ़ते हैं, अपवाद पढ़ने से पहले एक चीज़ और पढ़ लेते हैं। इतना जब आपने पढ़ लिया, थोड़ा और देखते हैं। अनुच्छेद जो 15 है ना, इसमें एक और व्यवस्था करी गई है। ये कहा गया कि कोई भी नागरिक है ना, वो इन्हीं 5 आधारों पर, मतलब इसी धर्म, इसी मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर उसको किसी सार्वजनिक जगह से दूर नहीं कर सकते आप। मतलब जो आपके भोजनालय हैं, सार्वजनिक दुकानें हैं, इन्हीं आधारों पर, मतलब इन आधारों पर उस व्यक्ति को आप दुकानों, सार्वजनिक भोजनालयों, होटलों, उनसे आप जो है ना, ठीक है, उनसे उसको जो है आप उसको निर्बंधन उसका नहीं कर सकते, उसके ना किसी शर्त के अधीन रख सकते हो। मतलब उसके साथ भेदभाव, सार्वजनिक स्थलों पर भी भेदभाव नहीं किया जा सकता। जो आधार लिखाए ना मैंने आपको 5, उन 5 आधारों को याद रखिएगा। इन आधारों पर व्यक्ति के साथ में, जो संविधान की भाषा है वो नहीं लिख रहा, मैं साधारण भाषा लिख रहा हूं ताकि आप समझ में आए। इन आधारों पर व्यक्ति के साथ सार्वजनिक स्थलों, यथा लिख लो, 2-4 एग्जाम्पल लिख ही लो, जैसे दुकानों, ठीक है, भोजनालयों, जो आपके तालाब हो गए, कुओं, तालाबों, मतलब आदि पर भी भेदभाव नहीं किया जाएगा, आदि पर भी भेदभाव नहीं किया जाएगा, ठीक है ना। आपने गांव में देखा होगा, कुछ लोग, संकीर्ण मानसिकता के लोग, जो तथाकथित छोटी जाति है, एससी वाले लोग हैं, अनुसूचित जाति के लोग हैं, उनके साथ कई बार मंदिर प्रवेश को लेकर, तालाब से पानी भरने को लेकर, जो गांव में सार्वजनिक कुएं हैं उन पर पानी भरने को लेकर उनके साथ भेदभाव का व्यवहार करते हैं। ये जो कानून है, ये जो अधिकार है ना, ये दोनों पर लागू है। सरकार तो ऐसा कर ही नहीं सकती कदापि। अगर कोई व्यक्ति भी आपके साथ करे ना, तब भी आप कह सकते हो कि मेरे इस मूल अधिकार का हनन हुआ। तो ये वाला जो मूल अधिकार है ना, ये राज्य और व्यक्ति दोनों के विरुद्ध उपलब्ध है। ये जो मूल अधिकार है ना, अनुच्छेद 15 का जो मूल अधिकार है ना, ये मूल अधिकार आपको राज्य व निजी व्यक्ति दोनों के खिलाफ उपलब्ध है, दोनों के विरुद्ध उपलब्ध है, दोनों के विरुद्ध। अगर आपके गांव में आपके साथ कोई व्यक्ति इस आधार पर भेदभाव करे कि आप एक विशेष जाति से आते हैं, तो आप निश्चित रूप से उसके खिलाफ मूल अधिकार के हनन का आरोप, मूल अधिकार के हनन का केस कर सकते हैं। यानी ये जो हमारा है, ये जो मूल अधिकार है, ये कैसा है, ये व्यक्ति के खिलाफ भी उपलब्ध है। बाकी मूल अधिकार व्यक्तियों के खिलाफ उपलब्ध नहीं है, ये वाला आपको व्यक्ति के खिलाफ उपलब्ध है। अनुच्छेद 17 आएगा, एक अस्पृश्यता का प्रतिषेध, निषेध, वो वाला भी आपको
एक व्यक्ति के खिलाफ उपलब्ध है। तो याद रखिएगा अनुच्छेद 15 आपको व्यक्ति के खिलाफ भी उपलब्ध है और राज्य के यानी सरकार के खिलाफ तो सारे मूल अधिकार उपलब्ध है ही। बात को समझ में आई? आगे बढ़ते हैं। अब कुछ अपवाद भी हमको इसके याद करने हैं, अपवाद हमको देखने हैं। कुछ अपवाद भी होते हैं, उन अपवादों को हमें समझना कि अपवाद क्या है। ठीक है, अपवाद देखो भाई, एक और तो हम कह रहे हैं कि राज्य किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करेगा, ना धर्म के नाम पर, ना जाति के नाम पर, ना लिंग के नाम पर। लेकिन हम कह सकते हैं कि राज्य ने ऐसा किया भी है। कैसे? राज्य बच्चों और महिलाओं के लिए विशेष व्यवस्था, विशेष प्रावधान कर सकता है, किया है ना। राज्य महिलाओं एवं बच्चों के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है। भाई जब अनुच्छेद 15 आपने पढ़ा तो आपने देखा ना, लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं हो सकता। लेकिन महिलाओं को तो पंचायती राज में है 50% आरक्षण है, तो ये भेदभाव हुआ ना। लेकिन इनको छूट है। अनुच्छेद 15 के अंदर ही एक सब सेक्शन बनाकर कहा गया है कि महिलाओं के लिए और बच्चों के लिए राज्य क्या है, वही समान संरक्षण आ गया ना, वो बचा लिया। उस अनुच्छेद 15 की जो गलतियां हैं ना, आपको जहाँ जहाँ लगेगा कि ये भेदभाव हो रहा है ना, गलत हो रहा है, तो वो कौन बचाएगा उसको? 14 का विधियों का समान संरक्षण उसको बचा करके ले जाएगा। मतलब 14 को और खोल करके कौन बोल रहा है? 15 बोल रहा है। और 15 का बचाव कौन कर रहा है? 14 कर रहा है। और 14 को आगे जाके कौन बोल रहा है? 15 बोल रहा है। याद रखिएगा, ठीक है। तो महिलाओं के लिए कर रहा है, उसी हिसाब से SC ST के लिए भी है, नो डाउट। फिर हमने देखा कि अभी OBC के लिए भी है ना। फिर हमने देखा कि EWS जो आपके उसमें भी है। तो ये हम कह सकते हैं कि इनके लिए कुछ विशेष प्रावधान हुए हैं, है ना। भाई SC ST क्या है? जाति के आधार पर कर दिया ना। फिर आपने OBC में भी आप आरक्षण दे रहे हो, जाति के आधार पर कर रहे हो। ठीक है, तो ये सब क्या है? ये सब क्या है? ये हमें अनुच्छेद 15 के अपवाद के रूप में याद रखना है। ये सब हमें अनुच्छेद 15 के अपवाद के रूप में याद रखने हैं। क्लियर बात? तो ये हमने देखा, हमने अनुच्छेद 15 के अपवाद के रूप में हमें याद करने। अनुच्छेद 15 समझ में आया? इन अधिकारों पर, इन अधिकारों के कारण ये जो मूल अधिकार हमें मिले हुए हैं, इनमें हम धर्म, जाति, लिंग, मूल स्थान, इन आदि के आधार पर हम जो है कोई भेदभाव नहीं कर सकते। इसको आप याद रखिएगा। क्लियर बात? आगे बढ़ते हैं। अगला कौन सा मूल अधिकार है? लोक नियोजन के विषय में अवसर की क्षमता। अनुच्छेद 16 लिखिएगा। अनुच्छेद 16 लिखो और इसका हेडिंग लगाओ, लोक नियोजन के विषय में, लोक नियोजन में, सीधा लिख लो, लोक नियोजन में अवसर की क्षमता। अवसर की क्षमता हेडिंग क्या है? लोक नियोजन में, यानी कि सरकारी नौकरियों में। ठीक है, सीधा सा आप देसी भाषा में याद क्या रखेंगे? सरकारी नौकरियों में अवसर की क्षमता। अनुच्छेद 16 में क्या कहता है? राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन या नियुक्ति से के लिए या उससे संबंधित सभी नागरिकों के लिए अवसर की क्षमता होगी। किसी भी नागरिक को उसके वही धर्म, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या निवास स्थान के आधार पर राज्य के किसी रोजगार के लिए उसे अयोग्य नहीं ठहराया जाएगा। समझ गए? राज्य में या राज्य के अधीन किसी पद पर नियुक्ति के लिए, राज्य के, लिखो इस बात को, राज्य के अधीन किसी पद पर, राज्य के अधीन किसी पद पर नियुक्ति के लिए सभी नागरिकों को
अवसर की क्षमता होगी। ठीक है, अगला लिख सकते हो, राज्य, धर्म, वंश, लिंग, जाति, जन्म स्थान या निवास के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। चलिए, ये आपका 16 का मतलब समझ में आया। अनुच्छेद 16 का मतलब क्या हुआ? लोक नियोजन के विषय में, लोक नियोजन में अवसर की क्षमता, राज्य के अधीन किसी पद पर नियुक्ति के लिए सभी नागरिकों को अवसर की क्षमता होगी, मतलब सभी को मौका मिलेगा, और राज्य किसी व्यक्ति के साथ धर्म, वंश, लिंग, जाति या जन्म स्थान, निवास स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। एक बात समझ में आई? कभी कभी राजस्थान में जो ये नेता बने घूमते हैं ना लोग, ये कभी कभी मांग उठाते हैं कि बाहर के राज्यों के कैंडिडेट आकर हमारे बच्चों की सीट खा जाते हैं। ऐसी मांग उठाते हैं कई बार। ऐसे जो कम जानकार नेता है ना, जिन्होंने अनुच्छेद 16 नहीं पढ़ा है ना, जिन्होंने हमारा संविधान नहीं पढ़ा है, जिन्होंने मूल अधिकार वाला कंसेप्ट नहीं पढ़ा है, वो ऐसी हंसने वाली बातें करते हैं कभी कभी कि इन बाहर के लड़कों को वंचित कर देना चाहिए, इनको एग्जाम मत दिलाओ। भाई तुम नहीं कर सकते। अगर राजस्थान सरकार ये कह दे कि राजस्थान के अलावा कोई दूसरा व्यक्ति आरएस का फॉर्म ही नहीं भर सकता, तो किसी बात है, निवास स्थान के आधार पर आप भेदभाव कर रहे हो, उससे फंस जाओगे, कोर्ट जाओगे और वहाँ से लताड़ पड़ के वापस आओगे, फिर वापस रीओपन कराओगे फॉर्म को। जन्म स्थान के आधार पर आप फंस जाओगे, नहीं करवा सकते। एक दूसरा रास्ता है जो मैं उसका आइडिया देता हूँ। अगर ऐसा लगता है कि दूसरे राज्य के विद्यार्थी हमारे यहाँ के लड़कों की सीटें खा जाते हैं, हमारे यहाँ के बच्चों की सीट खाते हैं, तो कोई बात नहीं, आप राजस्थान का सिलेबस बढ़ा दो, उसमें सिंपल सी बात है। राजस्थान का अच्छा खासा सिलेबस दो, आधा सिलेबस, 60% सिलेबस, 70% सिलेबस राजस्थान का देने लग जाओ। जिससे क्या होगा, बाहर के स्टेट का यहाँ के सिलेबस को, यहाँ के लोकल चीज़ों को पढ़ने में इंटरेस्टेड नहीं होगा। भाई सीधी सी बात बताओ, आपको मध्य प्रदेश के लोकल वहाँ का कुछ पढ़ने में कोई इंटरेस्ट है क्या? आपको गुजरात का कुछ पढ़ने में इंटरेस्ट है? ठीक है, आपको बिहार की लोकल हिस्ट्री पढ़ने में कोई इंटरेस्ट है? नहीं है ना। तो उनको क्यों होगी राजस्थान की हिस्ट्री पढ़ने में इंटरेस्ट? जब आप सिलेबस ही इतना वाहियात बनाते हो, आप सिलेबस इतना ओपन बनाते हो जानबूझकर कि दूसरे स्टेट का विद्यार्थी फॉर्म भरता है और सिलेक्शन लेता है, आप कानूनी रूप से नहीं रोक सकते, लेकिन आपके पास दूसरे ऑप्शन है, उनका उपयोग करें। यहाँ आप ये नहीं कर सकते कि वो एग्ज़ाम ही नहीं दे सकते। अगर आप ऐसा करते हो तो आप इस अनुच्छेद 16 के इसका उल्लंघन करोगे, इसलिए नहीं कर सकते। ठीक है ना। कहने को, भाषण देने के लिए बातें अच्छी है, लेकिन टेक्निकली दिक्कत क्या आती है, इस अनुच्छेद 16 बचा लेता। ठीक है। इस 16 के भी कुछ अपवाद हैं, अनुच्छेद 16 के भी अपवाद तो सब जगह है ना। चलो, अपवाद, अनुच्छेद 16 के भी अपवाद हैं। ठीक है, क्या है? आरक्षण की व्यवस्था है ना, SC ST ये सब, OBC के लिए ये सब आरक्षण है, SC ST OBC। दूसरा वाला कौन सा है? EWS, 10% आरक्षण। ये कहता है ना कि विशेष जाति के लोगों को इतनी सीटों पर आपको सिलेक्शन देना ही पड़ेगा। SC के लिए राजस्थान में 16% है, ST के लिए, OBC है 21%, EWS को 10% दे दिया। तो ये सब क्या है? आप जब ऊपरी तौर से देखेंगे तो आप कहेंगे कि ये तो बिल्कुल अनुच्छेद 16 का उल्लंघन है। आप जाति के आधार पर SC को तो आप प्योरली जाति के आधार पर दे रहे हो, ST को भी आप जाति के आधार पर दे रहे हो, है ना। तो आप कह सकते हो ये जाति वाला रूल आपके यहाँ लग गया, इसका मतलब आप तो अनुच्छेद 16 का उल्लंघन कर रहे हो। सरकारी नौकरियों में जाति के आधार पर आप भेदभाव नहीं कर सकते। लेकिन क्या कहा गया है? वही अनुच्छेद 14 वापस घूम करके, भाई साहब रुको, समान के साथ समान व्यवहार वाला अनुच्छेद 16 बचा लेगा। तो जहाँ भी आपके माइंड में जब भी कहीं पर लगे ना कि
अनुच्छेद 15 का उल्लंघन हो रहा है, अनुच्छेद 16 का कहीं पर उल्लंघन हो रहा है। एक ओर तो कहते हो कि मूल स्थान, जाति, धर्म, इनके आधार पर भेदभाव नहीं करोगे, दूसरी ओर आप आरक्षण देते आए हो, लेकिन वो विरोधाभासी नहीं होगा। उसको बचाने कौन आएगा? अनुच्छेद 14 आएगा, विधियों का समान संरक्षण, समान के साथ समान व्यवहार, वो एक समान वर्ग में आते हैं, इसलिए उनको उसका लाभ मिल जाता है। इसलिए उसका टेक्निकली आप जो है आरक्षण का विरोध नहीं कर पाओगे, क्योंकि उसे अनुच्छेद 14 जरूर बचा रहा है। और कानून में भी, यानी कि अनुच्छेद में भी हमने सब आर्टिकल बनाकर विशेष स्पष्ट शब्दों में लिखा हुआ है। स्कूलों में एडमिशन के लिए, शिक्षण संस्थाओं में एडमिशन के लिए भी लिखा हुआ है। क्लियर बात? तो ये SC/ST का जो आरक्षण है, ये अनुच्छेद 16 का क्या है? अपवाद है। OBC का आरक्षण, ठीक है, ये सब अपवाद है। सरकार चाहे तो कोई संस्था, अगर उसकी प्रकृति ऐसी हो, तो उसकी जो उसका कोई अध्यक्ष होता है ना, उसके पद को भी उस धर्म के लिए बना सकती है। एक ऐसा एक अपवाद भी है कि अगर सरकार चाहे ना, तो किसी संस्था का जो कार्यकारी अध्यक्ष वगैरह होता है, उसे भी उसी वर्ग के लिए बना सकती है। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। एक और चीज़ आपको याद करनी है, एक संसद में रोजगार अधिनियम आया था, सार्वजनिक रोजगार अधिनियम 1957। उसमें भी ऐसा कहा गया है कि अगर कुछ रोजगारों की प्रकृति ऐसी है कि कोई उसमें निवास स्थान की शर्त लगा सकते हो। अब वो नहीं है, अब सिर्फ 2 राज्य ऐसे हैं जिनमें निवास स्थान की शर्त है कि इस फला एरिए में जो निवास करने वाले लोग हैं वही ये रोजगार कर पाएंगे। लेकिन उधर आपको ज़्यादा याद करने की आवश्यकता नहीं है, हल्का सा माइंड में रखिएगा। अपवाद आपको सिर्फ और सिर्फ रिजर्वेशन वाले अपवाद याद रखने हैं। अनुच्छेद 16 कंप्लीट हुआ। अब थोड़ी सी जब रिजर्वेशन की बात आ ही गई है, तो थोड़ा सा 1-2 फैक्ट और याद करो, थोड़ा आपको याद रहना चाहिए, ठीक है। ये जो अभी EWS आरक्षण है ना, इसका एक तो आपको ये याद करना है कौन सा संविधान संशोधन है। EWS आरक्षण का आपको एक तो संविधान संशोधन याद करना, 103वां। जब मैं संविधान संशोधन पढ़ाऊंगा वापस वहाँ पढ़ेंगे, लेकिन अभी यहाँ से देख लो। EWS आरक्षण का कौन सा संविधान संशोधन है सर? 103वां संविधान संशोधन। सन कौन सा है? 2019। संविधान संशोधन का एक चैप्टर है आपके अलग से, तो अच्छे से जहाँ यहाँ बीच बीच में इक्के दुक्के आते हैं उनको भी याद जरूर रखो, सवाल बन सकता है, आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो EWS आरक्षण कौन से संविधान संशोधन से हैं? 103वें संविधान संशोधन से हैं। एक आपको मंडल कमीशन, एक तो आपको 2 चीज़ याद रखनी है। प्रथम OBC कमीशन याद करना आपको, पहला OBC आयोग, प्रथम OBC आयोग। इस प्रथम OBC आयोग के चेयरमैन कौन थे? काका कालेलकर थे। क्या नाम है? काका कालेलकर। और दूसरा OBC आयोग, सेकंड OBC आयोग, इसका है BP मंडल। ये मिलान करने वाले सवालों में कई बार पूछा जाता है। और इसी BP मंडल से, ये BP मंडल ने कब किया इसका गठन? BP मंडल का 1979, ठीक है। इस 1979 में BP मंडल की अध्यक्षता में एक OBC आयोग का गठन हुआ था। उस आयोग ने देश में जितनी भी OBC की जातियां थी उनकी गणना करी, और इसी से निकला OBC आरक्षण। मंडल साहब ने, मंडल आयोग ने क्या कहा कि OBC जो है अदर बैकवर्ड कास्ट है, अन्य पिछड़ा वर्ग है, उसमें कई जातियां हैं जो क्या है, बहुत ही ज़्यादा पिछड़ी हुई है। वो अनुसूचित जाति में नहीं है, वो ST में नहीं है, तो वो समाज का एक बीच का वर्ग है, जो ऊंची जाति भी नहीं है, नीची भी नहीं है, लेकिन बीच का है। वो भी संकट का सामना कर रही है, वो भी काफ़ी पिछड़ी हुई है, हमें उन्हें भी कुछ देना चाहिए। तो इसी के साथ से एक कंसेप्ट आया OBC आरक्षण का 27%। कितना आया? 27% OBC आरक्षण का कंसेप्ट आया। और याद रखिए, फिर VP सिंह ने 1990 में VP सिंह ने यह आरक्षण दे दिया। कब दे दिया? 1990 में VP सिंह ने यह आरक्षण दिया। किसने दिया? VP सिंह सरकार ने 1990 में हमें OBC आरक्षण दे दिया। इसका विरोध हुआ, इसका क्या हुआ? इसका विरोध हुआ। इस OBC आरक्षण का क्या हुआ? विरोध हुआ। बोला कि SC/ST को दिया गया है, अब OBC को और क्यों? जनरल के बच्चे क्या करेंगे? कहाँ जाएंगे? डूब मरेंगे?
ऐसे कुछ फालतू के तर्कों के साथ इसका विरोध हुआ। मामला कहाँ पहुंचा? सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा। उस केस का नाम था इंदिरा साहनी केस। क्या नाम था? इंदिरा साहनी केस। इंदिरा साहनी वर्सेज भारत सरकार, इंदिरा साहनी केस। आप इतना याद रखो, इंदिरा साहनी केस। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की और कहा कि ओबीसी आरक्षण जो है ओके हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ये लागू रहना चाहिए। तो ओबीसी आरक्षण से संबंधित केस आपको याद करना है, इंदिरा साहनी केस। कोर्ट ने कहा आरक्षण अधिकतम कितना होगा, आरक्षण की सीमा कितनी होगी, 50% से ऊपर नहीं हो सकता। ओबीसी को 27 मिला हुआ है, ठीक है। एससी का आरक्षण, एसटी का आरक्षण, ये सारा मिला करके 50% से ऊपर नहीं जा सकता, ये कहा इंदिरा साहनी केस में। इसे मंडल कमीशन केस भी कहते हैं, ध्यान रखना। मंडल केस भी कहते हैं और इंदिरा साहनी केस भी कहते हैं। ऑफिशियल और सही नाम कौन सा है? इंदिरा साहनी केस है। ओबीसी आरक्षण से संबंधित केस है। क्लियर बात? अभी एक संविधान संशोधन हुआ है लेटेस्ट, अभी एक लेटेस्ट संविधान संशोधन हुआ है, जिसे 105वां संविधान संशोधन आप कहेंगे। उस 105वें संविधान संशोधन में क्या कर दिया, ओबीसी की जातियों की जो लिस्ट है ना, वो राज्य भी बना सकता है। पहले क्या था, पहले सुप्रीम कोर्ट ने एक बार कहा था कि ओबीसी में जो जातियों की, ओबीसी की लिस्ट बनी हुई है देश में, उसमें जो जातियों को एंट्री करवाएंगे ना, वो लिस्ट कौन बना सकता है? केवल केंद्र बना सकता है। सुप्रीम कोर्ट के उस निर्णय को बदलने के लिए अभी एक संविधान संशोधन किया गया, 105वां संविधान संशोधन, जिसमें क्या हुआ, जिसमें क्या किया, जिसमें कहा है कि ओबीसी जातियों की लिस्ट में जातियों को शामिल करना या बाहर निकालने का काम राष्ट्रपति के साथ साथ अब राज्यपाल भी कर सकता है, मतलब राज्य सरकारें भी ऐसा कर सकती है। क्लियर? जब आगे पढ़ेंगे चीज़ें तब संविधान संशोधन पढ़ेंगे, वहाँ उसको अच्छे से कर लेंगे। अभी आप सिर्फ इसको इतना याद रखिए। क्लियर हुई बात? संविधान संशोधन सारे पढ़ेंगे ना, वहाँ हम अच्छे से याद रख लेंगे। क्लियर? तो ये हमने क्या देखा, ये हमने देख लिया। फिर इसमें देखो प्रमोशन में आरक्षण वगैरह बहुत सारी, हमको आरक्षण की कहानी नहीं पढ़नी। हमारा सिलेबस क्या है? मूल अधिकार है। चाहूँ तो यहाँ बहुत लंबी कहानी शुरू हो सकती है, बहुत ज़्यादा हम डिस्कशन कर सकते हैं, 1-2 घंटे इसी पर बहस कर सकते हैं कि ये सब क्या है। लेकिन हमारा काम क्या है, सिलेबस क्या है? मूल अधिकारों पर फोकस करना। क्लियर बात? आगे बढ़ते हैं। चलो, इसके बाद अगला अनुच्छेद पढ़ते हैं, अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत। क्या हेडिंग है इसकी? अस्पृश्यता मतलब छुआछूत। अस्पृश्यता का अंत जानते हो? अस्पृश्यता क्या है? छुआछूत का अंत। छुआछूत जानते हो? किसी के साथ जाति के आधार पर, किसी के साथ जाति के आधार पर उस भेदभाव करना, ये सब आचरण निषिद्ध करता है। और ये भी हमें क्या है, ये वाला मूल अधिकार भी हमें नागरिक यानी व्यक्ति और सरकार दोनों के विरुद्ध उपलब्ध है, निजी व्यक्ति और राज्य के दोनों के विरुद्ध उपलब्ध है कि कोई भी व्यक्ति किसी के साथ जाति के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगा, अस्पृश्यता का व्यवहार नहीं करेगा। गाँव में करते हैं ना, गांव में करते हैं कुछ विशेष जातियों के साथ, उनके हाथ का खाना नहीं खाते हैं, उनको लोटा पानी का हाथ में नहीं देते हैं, उनके घर पे खाना नहीं खाते हैं, उनके घर चाय नहीं पीते, है ना। और जो उनको अगर गलती से पिला दे कभी घर आए हुए, तो उनका जो कप होता है वो अलग देते हैं। जानते हो आप अच्छी चीज़ों को। ये जो छुआछूत का अंत करने वाला प्रावधान है ना, ये अनुच्छेद कौन सा है? 17। ये अनुच्छेद स्पष्ट रूप से कहता है जो अस्पृश्यता हमारे देश में जो परंपरा रही है कुछ जातियों के साथ छुआछूत करने की, इसका अंत होना चाहिए। पूरी बात आप इसमें अच्छे से समझ चुके, ठीक है। ये मूल अधिकार, इसको यूँ लिख लो सीधा, निजी व्यक्ति और राज्य दोनों के विरुद्ध उपलब्ध।
निजी व्यक्ति और राज्य दोनों के विरुद्ध ये उपलब्ध करवाया गया है। इसके लिए एक अधिनियम बनाया सरकार ने 1976 में अस्पृश्यता निवारण अधिनियम बनाया था, अस्पृश्यता अपराध अधिनियम बनाया था। फिर उसमें 1955 का अधिनियम था, 1976 में उसमें चेंज कर दिया, उसका नाम दे दिया नागरिक अधिकारों की रक्षा अधिनियम कर दिया उसका। ठीक है, तो उसको याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप इतना याद रखें अनुच्छेद 17 क्या है। ये क्या है? छुआछूत का अंत करने वाला, अस्पृश्यता का विरोध करने वाला, अस्पृश्यता का निषेध करने वाला अधिनियम है। और निजी व्यक्ति मतलब कोई व्यक्ति भी अगर करेगा ना, उसके खिलाफ भी आप कार्रवाई कर सकते हो। देखो मूल अधिकार है ना, मूल अधिकार आपको लोगों से लड़ने के लिए नहीं मिले हैं। मूल अधिकार सामान्यतः आपको सरकार से लड़ने के लिए मिले हैं। लेकिन दो मूल अधिकार ऐसे हैं, कौन से? 15 और 17। 15 और 17 ऐसे मूल अधिकार है जिनमें आप क्या है, अगर कोई निजी व्यक्ति भी आपके साथ कोई गलत व्यवहार करता है, देखो वहाँ भी होटलें थी, भोजनालय थे ना, उसको इसमें मिक्स मत करना। इसमें तो सिर्फ अस्पृश्यता का अंत लिखकर छोड़ दिया गया है। अनुच्छेद 15 जो हमने पहले पढ़ा था ना, उसमें लिखा हुआ है कि सार्वजनिक स्थानों पर अगर कोई किसी को जाने से रोकता है जाति के आधार पर, यहाँ ऐसे कुछ आधार नहीं लिखे हुए हैं। यहाँ सिर्फ छुआछूत और अस्पृश्यता हमको याद करनी है ना। तो अनुच्छेद 15 और 17 में थोड़ा अंतर समझिएगा। अगर आपसे बोले कि किसी को होटल में जाने से रोकना, किसी को तालाब में पानी भरने से रोकना, ये सब क्या है? ये आप अनुच्छेद 15 का निषेध बताओगे। लेकिन ये आ जाए कि अस्पृश्यता के अंत का अनुच्छेद कौन सा है, तो आप बिल्कुल कहेंगे कौन सा है? 17 है, जो अस्पृश्यता के अनुच्छेद का अस्पृश्यता की जो परंपरा रही है, छुआछूत की परंपरा रही है, जिसे धर्म के नाम पर कई बार सही ठहराने की कोशिश होती है, उन सब का अंत करने का काम कौन करता है? अनुच्छेद 17। मिलान करने का सवाल आएगा, अनुच्छेद 17 को मिलान करो, अस्पृश्यता का अंत। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 18 पर आते हैं, आर्टिकल 18। ठीक है, समता के अधिकारों में अंतिम, उपाधियों का अंत। क्या हेडिंग है? उपाधियों का अंत। कौन सी उपाधियाँ? देखो पुराने, जब आप मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ोगे ना, तो किसी के नाम के आगे महाराजा लगता था, किसी के नाम के आगे राय बहादुर लगता था, किसी के नाम के आगे राजा साहब, किसी के नाम के आगे दीवान लगता था, है ना, जागीरदार लगता था, कामदार लगता था। ऐसे पुराने ज़माने में कुछ उपाधियाँ मिली होती थी जिनका वो यूज करते थे। उन सब उपाधियों का क्या हो गया? अंत हो गया। ठीक है, ये क्या करता है? उपाधियों का अंत करता है। इसके दो अपवाद आपको याद करने सिर्फ, या फिर इसको पहले यूँ लिख लो। राज्य जो है ना, किसी को कोई उपाधि नहीं देगा, लिखो इसको। राज्य सेना और विद्या संबंधी सम्मान के सिवाय कोई उपाधि प्रदान नहीं करेगा। राज्य सेना और विद्या संबंधी सम्मान के अलावा कोई उपाधि प्रदान नहीं करेगा। कोई उपाधि प्रदान नहीं करेगा। अब अगर कोई व्यक्ति अपने नाम के आगे महाराज शब्द लगाता है तो वो गलत है, ये उपाधियों का अंत है। ठीक है, पहले के जो राजा थे वो लगाते थे, लेकिन अब वो सब खत्म हो गया। तो सरकार किसी को ये नहीं कहेगी कि आप अपने नाम के आगे महाराज लगा लो, राजाधिराज लगा लो, ये लगा लो, फलाना दीवान लगा लो, नहीं। हाँ, सेना और विद्या संबंधी, जैसे आपने मान लो पीएचडी कर ली, तो आप अपने नाम के आगे डॉक्टर लगा सकते हो, ये उपाधि आप बिल्कुल लगा सकते हो, क्योंकि आपने पढ़ाई करके अर्जित की है। तो विद्या वाले जो है, जैसे आपने संस्कृत से किया तो आप शास्त्री लगा लो, कोई मनाही नहीं है। सेना में अगर आप कर्नल रहे हैं, लेफ्टिनेंट रहे हैं, कैप्टन रहे हैं, ठीक है, सूबेदार रहे हैं, ये सब आपकी सेना संबंधी सम्मान है, इनका आप बिल्कुल बेशक अपने नाम के आगे लगा लीजिए। पीएचडी किया तो डॉक्टर लगा लीजिए, लेकिन इसके अलावा सरकार आपको कभी ऐसी कोई उपाधि नहीं देगा, इस बात को याद करो। ठीक है, और भी इसके 2-3 बातें इसी आर्टिकल में लिखी हुई है, लेकिन मैं समझता हूँ कि एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण नहीं है। एग्ज़ाम के लिए हमको ये याद करनी है कि हम कोई उपाधि धारण नहीं करेंगे, उसका अपने नाम के आगे इस्तेमाल उसका नहीं करेंगे।
आगे 2-4 बात और लिखी गई है आर्टिकल में, जिसको हम सिर्फ पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं कि राष्ट्रपति की सहमति के बिना आम अगर दूसरे देश से भी कोई उपाधि धारण नहीं कर सकते। मान लो भारत तो चलो भाई साफ साफ मना किया, वह देंगे ही नहीं, लेकिन आप किसी और देश से लेके आ गए तो आपको राष्ट्रपति की अनुमति लेनी पड़ेगी कि भाई वो मुझे उपाधि दे रहे हैं, वो मैं लेके आऊँगा और उसको मैं अपने सरनेम में यूज नहीं कर लगाऊंगा, ठीक है ना। नाम के आगे भी नहीं लिख सकते, लिख लो नाम के आगे या नाम के पहले या बाद। ये जो महाराज है ना, महाराज होता है, राजा साहब है या राय साहब है, ठीक है। ये जो राय बहादुर है, या दीवान है, जैसी उपाधियां आप अब नहीं लगा सकते, जैसी उपाधियां नहीं लगा सकते। क्लियर बात, समझ में आई बात। ये उपाधियां आप नहीं लगा सकते अपने नाम के आगे। फिर कोई बंदा चला गया सुप्रीम कोर्ट, है ना, हमारे देश में होशियार चंद बहुत सारे बैठे हैं ना, तो वो चला गया बोला कि ये जो आप ये पद्म पुरस्कार देते हो ना, पद्म श्री, पद्म विभूषण, है ना, पद्म भूषण, ये भी तो उपाधियां ही हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ना कि भाई बोला कि ऐसा नहीं है, ये उपाधियां नहीं है, पुरस्कार है। उपाधि और पुरस्कार में आप अंतर समझा करो। एक आदमी गया था, ठीक है, एक आदमी सुप्रीम कोर्ट चला गया था कि बोला ये जो पद्म विभूषण है, ये पद्म भूषण है, ये भी तो आप सम्मान देते हो ना, ये भी तो एक तरह से उपाधि है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, ये पुरस्कार है। पुरस्कार और उपाधि में अंतर है। पुरस्कार तो हम भारत रत्न भी देते हैं, पद्म भूषण भी देते हैं, सरकार पद्म विभूषण भी देती है, लेकिन ये सब पुरस्कार और व्यक्ति अपने नाम के आगे इनका भी उपयोग नहीं करेगा। आप कभी कोई अगर नाम के आगे पद्म श्री लगाए ना तो वो गलत है। ये कंगना रनावत बोलती है खुद को कई बार, लेकिन ये तो क्या है कि बदतमीज लोग हैं, इनका कोई दिक्कत नहीं है, ये तो बोलते रहते हैं, ऑफिशियली नहीं लगा सकते। कंगना रनावत कभी कभी लगाती है अपने नाम के आगे, बॉलीवुड स्टार जो है, पद्म श्री खुद को कभी कभी लोग भी बोल देते हैं उसको, और वो बोल देती है पद्म श्री कंगना रनावत। नहीं लगा सकते आप, ठीक है। केवल डॉक्टर वाली उपाधि, मतलब पीएचडी कर रखी है आपने, एजुकेशन में कुछ लिया, वो लगा सकते हो, या फिर सेना में, भारतीय सेना में, मिलिट्री में, आर्मी में, है ना, वहाँ आप लगा सकते हो। बाकी अलावा कोई उपाधि आप भारत में नहीं लगा सकते, इस बात को याद रखिएगा। और इसका निषेध कौन करता है? अनुच्छेद 18 करता है, इस बात को याद रखिएगा। इससे ज़्यादा घुमा फिरा के कुछ भी नहीं पूछेगा। मैं वही करा रहा हूँ जो एग्ज़ाम के लिए, शॉर्ट एंड स्वीट। एग्ज़ाम के लिए हमको याद करना है, समझना है आसान शब्दों में, उतना हमारा काम चल जाएगा। तो उपाधियों का अंत हमने क्लियर किया, ठीक है। 17 में हमने देखा अस्पृश्यता का अंत, सीधा याद रखिएगा, कोई दिक्कत नहीं, इतना ही पूछेगा, इधर से कोई बड़ा सवाल नहीं बनेगा। याद रखिएगा निजी व्यक्ति और राज्य दोनों के विरुद्ध उपलब्ध है। कोई एक व्यक्ति अगर आपके साथ छुआछूत करें तो भी आप, वो क्या होगा, आपके अनुच्छेद 17 का उल्लंघन होगा। लेकिन सामान्य तौर पर कहा जाता है कि मूल अधिकार राज्य के खिलाफ उपलब्ध होते हैं, राज्य तो आपके साथ करेगा ही नहीं। हाँ, ये ध्यान रखिएगा, जो वो मैंने अनुच्छेद 15 में आपसे कहा था कि सार्वजनिक स्थानों, होटलों, भोजनालयों, तालाबों, कुओं, वहाँ पर किसी के साथ कोई जाति, लिंग, धर्म, वंश के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। उसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। वो वाली बात जो आएगी ना कभी भी, सार्वजनिक स्थानों वाली, उधर वाली, वो हमें याद करनी है कि वो अनुच्छेद 15 में है। और अगर केवल अस्पृश्यता के अंत के नाम से कुछ आए तो वो हम लिखेंगे अनुच्छेद 17 में, ठीक है। ओबीसी आयोग हमने देख ही लिया, ये सब बाद में हम जब संविधान संशोधन पढ़ेंगे वहाँ और देखेंगे। 16 हमने देखा, क्या देखा 16 में? लोक नियोजन में अवसर की क्षमता, सरकारी नौकरियों में किसी के भी साथ धर्म, वंश, लिंग, जाति, जन्म स्थान और मूल निवास के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। क्लियर बात। 15 हमने देख लिया, 15 में भी यही आधार दिए हुए थे, केवल और केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान, निवास आदि के आधार पर यहाँ पर भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद कौन सा बात करता है? 15 बात करता है, ठीक है। और क्षमता का अधिकार, इसमें 2 भाग हमने देखे, विधि के समक्ष क्षमता और विधियों का समान संरक्षण। विधि के समक्ष क्षमता का प्रावधान हमने किधर से लिया? ब्रिटेन से लिया। इसका मतलब होता है नॉर्मल का, जो हम कहते हैं ना बिल्कुल साधारणतया, भाई सब बराबर है, तो वो कानून की नज़र में सभी बराबर है, वो वाला। नेगेटिव प्रकृति का है, मतलब यहाँ कोर्ट, यहाँ ये वाला पार्ट क्या कहता है कि राज्य सभी को बराबर समझेगा, राज्य किसी को अलग नहीं समझेगा। विधियों का समान संरक्षण में ये अमेरिका से हमने लिया।
ये कहता है समान के साथ समान व्यवहार होना चाहिए, सकारात्मक प्रकृति का इसे माना गया है। क्लियर। इसके अपवाद राष्ट्रपति राज्यपाल आप याद रखोगे। इस प्रकार से हमने समता के अधिकार समानता के अधिकार वाला पार्ट पहला प्रकार हमने कंप्लीट कर लिया। अगले वीडियो में अगले प्रकारों पर चलेंगे। अगले प्रकार होंगे स्वतंत्रता के अधिकार। जैसे जैसे हम मूल अधिकारों को कंप्लीट करने की ओर बढ़ेंगे वहाँ हम सवालों को भी साथ में लेंगे। यूपीएससी ने आरपीएससी ने जो पुराने सवाल पूछे हैं मूल अधिकारों से संबंधित उन्हें हम जरूर लेंगे। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।